सेकंड नंबर में क्या होगा, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव में क्या होगा बेटे, हमारे पास सेम नंबर के 3 मैट्रिसेज होंगे, ए प्लस बी प्लस सी, ये हमारे पास 3 मैट्रिसेज हैं। अगर इसमें मान लीजिए हमने पहले बी और सी को ऐड कर लिया और बी और सी को ऐड करने के बाद फिर जो रिजल्ट आता है उसको हमने ए में ऐड कर दिया, तो वही रिजल्ट आएगा जो ए और बी को पहले ऐड करो और फिर सी को ऐड करो, इसे कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। तीनों ही मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, तो पहले आप बी और सी को ऐड कर लीजिए, फिर जो रिजल्ट बनता है उसको ए के साथ में ऐड कर दीजिए, सेम रिजल्ट आएगा। कैसे? जब ए प्लस बी को ऐड करेंगे और फिर जो रिजल्ट आएगा उसको सी के साथ ऐड करेंगे, तो दोनों साइड में एलएचएस और आरएचएस दोनों इक्वल आएंगे, इससे हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। तो आप इसका खुद एग्जांपल लेकर के देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम आगे अब छोड़ रहे हैं, प्लस करना आप जान गए हैं, तो प्लस करना जान गए हैं तो एसोसिएटिव लॉ में आसानी से कर सकते हैं। पहले बी और सी को ऐड कर लीजिएगा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, फिर उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको ए के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ में ऐड कर दीजिएगा, फिर यहाँ पे ए और बी को पहले ऐड कर लीजिएगा, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर लीजिएगा, फिर जो रिजल्ट आता है उसको सी के साथ में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ ऐड करके और देख लेना दोनों तरफ रिजल्ट सेम आएगा, तो इसे कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। बेटे थर्ड होता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ये बेटे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का मतलब क्या है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, पहले हम आइडेंटिटी समझे कि आइडेंटिटी, व्हाट इज आइडेंटिटी। बेटे आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि हमें कोई एक ऐसा मैट्रिक्स चाहिए जिसको किसी मैट्रिक्स के साथ में ऐड करें तो वो इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को बिना कोई चेंज किए एज इट इज दे दे, यानी कोई चेंजमेंट ना करे। यानी जैसे मान लो हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है, अब बताओ ए मैट्रिक्स में हम कौन सा ऐसा मैट्रिक्स ऐड करें कि इस ए में कोई चेंजमेंट ना हो। ऑब्वियस है जीरो मैट्रिक्स होना चाहिए। जीरो मैट्रिक्स के बारे में हमने आपको पहले बताया है कि जीरो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसके सभी एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो होते हैं। ऑर्डर उसका कुछ भी हो सकता है, तो जो ऑर्डर ए का होगा उसी ऑर्डर का आप एक जीरो मैट्रिक्स ले लीजिएगा। तो देखो ए में अगर आप बेटे यहाँ पे ये जीरो जो है जीरो को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है बल्कि जीरो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ध्यान रखना, जीरो मैट्रिक्स को भी हम जीरो से ही दिखाते हैं। तो ए प्लस, ये जीरो नंबर नहीं है, जीरो मैट्रिक्स है, ये सिंबल है जीरो मैट्रिक्स का। तो ए प्लस जीरो मैट्रिक्स इसका टू हो जाएगा जीरो प्लस ए मैट्रिक्स। ये देखो ये दोनों रिजल्ट आएगा और उसको ऐड करोगे तो क्या आएगा, यही आएगा, कोई चेंजमेंट नहीं होगा। हम एग्जांपल लेकर देखते, मान लीजिए हमारे पास, अब एग्जांपल देखो, ये एग्जांपल हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स ए है 1 2 3 5 2 4, ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है। ये 4। अब बेटे इसमें आप क्या करोगे, इस जीरो मैट्रिक्स ऐड करो। तो जीरो मैट्रिक्स कैसा लेंगे, जीरो मैट्रिक्स का वही ऑर्डर होगा जो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3, इसमें 2 रो है 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हो गया 2 क्रॉस 3। तो हम जीरो भी लेंगे 2 क्रॉस 3 में 0 0 0 0 0 0, ये देखो सेम आ गया। फिर आप इसको उल्टा भी लिख दो, पहले जीरो वाले को लिख दो 0 0 0 0 0 0 और प्लस करो ए के साथ में। ए में क्या है 1 2 3 5 2 4, ये देखो ऐड करें तो क्या बनेगा, देख लो कोई चेंजमेंट हो रहा है क्या, कोई चेंजमेंट नहीं होगा। ये 0 0 सभी इसके साथ ऐड होंगे तो क्या होगा, जैसा है वैसा ही रह जाएगा, कोई चेंजमेंट नहीं होगा। तो 1 2 3 5 2 4, कोई चेंजमेंट नहीं आया। तो इस तरह से जीरो को हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। ध्यान रखना, एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं किसको, जीरो को। यानी जीरो एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसको किसी भी मैट्रिक्स के साथ में ऐड करें तो उस मैट्रिक्स में कोई चेंजमेंट नहीं होगा, इसलिए जीरो को हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी क्योंकि प्लस करने से हो रहा है इसलिए इसको एडिटिव आइडेंटिटी कहेंगे। इसी तरह से आगे आप पढ़ोगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो वहां पे हम दूसरी बात करेंगे, पहले तो यहाँ पे हम जीरो की बात करते हैं। तो इस तरह से जीरो को क्या कहते हैं, जीरो को एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं।
जीरो को किसी भी मैट्रिक्स के साथ में ऐड करेंगे तो कोई चेंजमेंट नहीं होगा। तो बेटे ये थर्ड हो गया। अब फोर्थ इसकी प्रॉपर्टी क्या है? फोर्थ प्रॉपर्टी बेटे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है उसको चलो देखते हैं। ये देखो फोर्थ प्रॉपर्टी में है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, ये देखो एडिटिव इनवर्स, हर मैट्रिक्स का एक एडिटिव इनवर्स होता है। कैसे? यानी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसको किसी मैट्रिक्स के साथ, यानी मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है, उस मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स वो मैट्रिक्स होगा जिसको ए में ऐड करें तो हमें क्या मिले? एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए, यानी जीरो मिल जाए। तो ऑब्वियस है कि ए में हम कौन सा मैट्रिक्स ऐड करें कि जीरो मिले? बिल्कुल सही बात है, माइनस ए इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए ए का एडिटिव आइडेंटिटी कौन होगा? माइनस ए। क्यों? क्योंकि माइनस ए को ए में ऐड करेंगे तो जीरो मैट्रिक्स मिलेगा, यानी एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाएगा। ये एडिटिव इनवर्स है। मैट्रिक्स ए में हमने उसके एडिटिव इनवर्स माइनस ए को ऐड किया तो क्या मिला? एडिटिव आइडेंटिटी, यानी जीरो मिल गया। ये देखिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस ए प्लस ए। ये देखो, यानी जो भी मैट्रिक्स होगा उस मैट्रिक्स के अंदर के जो एलिमेंट्स होंगे उनके साइन अपोजिट होंगे। इस ए के मैट्रिक्स का अपोजिट साइन होगा इस ए के मैट्रिक्स, और इस तरह से जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? जीरो मैट्रिक्स मिलेगा। जीरो मैट्रिक्स क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी है। तो इस माइनस ए को ए का क्या बोलेंगे? एडिटिव इनवर्स बोलेंगे। इसी तरह से वाइस वर्सा है, ए का एडिटिव इनवर्स माइनस ए और माइनस ए का एडिटिव इनवर्स ए, दोनों वाइस वर्सा हैं, एक दूसरे के ये इनवर्स है। तो अब हम एग्जांपल लेकर देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 1 2 -4 -5 -7 2। ये देखिए ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? माइनस है। बेटे माइनस है, चूंकि ए का एडिटिव इनवर्स है तो स्वाभाविक है कि इसका जो साइन होगा इसके अपोजिट होगा, यानी जो जो साइन होंगे सब चेंज होंगे। ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये +4 हो जाएगा, ये +5 होगा, ये +7 होगा, ये -2 होगा। ये देखो अब अगर हम दोनों को ऐड करें तो क्या आएगा? a प्लस माइनस ए। ऐड करके देखो सब जीरो हो जाएंगे। ये देखो 1 का -1 के साथ करोगे तो 0, 2 का माइनस के साथ में 0, -4 का 4 के साथ में 0, -5 5 के साथ में 0, -7 7 के साथ में 0 और 2 -2 के साथ में 0। ये देखो आ गया कि नहीं? जीरो मैट्रिक्स आ गई, यानी एडिटिव आइडेंटिटी आ गई। तो एडिटिव इनवर्स को जब हम प्लस करते हैं ए में तो एडिटिव आइडेंटिटी मिलती है। तो इस तरह से आप माइनस ए को ए में ऐड करके कम्यूट करा के भी देख सकते हो। अगर आप इसको माइनस ए पहले लिख लो और प्लस ए कर दो तो भी रिजल्ट सेम आएगा, यही 0 0 आएगा। तो इस तरह से ये 4 प्रॉपर्टी हो गई किसकी? एडिशन की। एडिशन की 4 प्रॉपर्टी हैं। कौन कौन? कम्यूटेटिव लॉ, यानी एडिशन कम्यूट करता है, a + b = b + a। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएट यानी 3 मैट्रिक्स अगर सेम ऑर्डर के हैं तो a + b + c को अगर हम 2 को एक साथ ऐड करें फिर तीसरे के साथ ऐड करें तो यही चीज हम राइट साइड में a + b और फिर थर्ड c के साथ में उसको ऐड करें तो रिजल्ट सेम आएगा। इसके बाद थर्ड में क्या था? एडिटिव एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी कौन है? जीरो। जीरो को किसी भी मैट्रिक्स में ऐड करेंगे तो कोई चेंजमेंट नहीं होगा, इसलिए हम जीरो को एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। इसके बाद फोर्थ में क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, यानी हर मैट्रिक्स का एक एडिटिव इनवर्स होता है और वो कैसा होता है? उसी मैट्रिक्स का निगेटिव साइन होता है। तो जैसे हमने कोई मैट्रिक्स ए लिया, इसका निगेटिव साइन ले लिया, ये देखिए अब इसको इसमें ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा? एडिटिव इनवर्स मिल जाएगा। इस तरह से हमारे पास ए का -a एडिटिव इनवर्स हो गया। तो बेटे प्रॉपर्टी आपने किसका पढ़ लिया? एडिशन का।
अब हम आते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ कांस्टेंट विद मैट्रिक्स। तो प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन हटा देते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ कांस्टेंट विद मैट्रिक्स। ये देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ कांस्टेंट विद मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? बेटे इसकी भी प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी है, बहुत आसान प्रॉपर्टी है। फर्स्ट देखिए, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई कांस्टेंट ए है, सॉरी कोई भी कांस्टेंट ले लीजिए, मान लीजिए के कांस्टेंट है, फर्स्ट प्रॉपर्टी, और इसको किसी दो मैट्रिक्स के सम के साथ में मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो क्या होगा? ये के जो है इन दोनों के साथ चला जाएगा, यानी के ए प्लस के बी। ये बिल्कुल ऑब्वियस है, बहुत आसान प्रॉपर्टी है, तो आप आसानी से समझ सकते हो कि ए और बी दो मैट्रिक्स अगर प्लस किए गए हैं और उसको किसी हम कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इनके सम में अगर हम के को मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट वही आएगा। क्या आएगा कि अगर के को पहले हम ए से मल्टीप्लाई कर लें, के को पहले बी से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दोनों को ऐड कर दें तो इधर का रिजल्ट और इधर का रिजल्ट सेम आएगा। तो एक प्रॉपर्टी ये हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी इसी तरह से है, इसमें दो मैट्रिक्स को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किए थे, अब हम दो कांस्टेंट को एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास दो कांस्टेंट है के और एल, दोनों कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है और एल भी कांस्टेंट है, और इसको किसी मैट्रिक्स ए के साथ में हम मल्टीप्लाई करते हैं तो बिल्कुल ऑब्वियस है बेटे, बिल्कुल आसान है। जैसे यहाँ पे आपने किया है सेम मल्टीप्लाई यहाँ भी हो जाएगा। के का ए के साथ मल्टीप्लाई होगा, एल का ए के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी के ए प्लस एल ए। कोई ज़्यादा दिक्कत वाला ये प्रॉपर्टी नहीं है, बहुत आसान प्रॉपर्टी है। दो मैट्रिक्स को ऐड करके सिंगल कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया तो दोनों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई हो गया, दो कांस्टेंट को ऐड करके सिंगल मैट्रिक्स के साथ में मल्टीप्लाई किया तो दोनों कांस्टेंट के साथ अलग अलग इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हो गया, दोनों रिजल्ट सेम आएंगे। ये बहुत आसान प्रॉपर्टी है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। बेटे अब जो प्रॉपर्टी आप पढ़ने, अब जो कैरेक्टर आप इसके पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स विद अ मैट्रिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैट्रिक्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ अगर कोई है तो वो यही है कि एक मैट्रिक्स का दूसरे मैट्रिक्स के साथ में मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे। बेटे चलिए हम उसको देखते हैं कि एक मैट्रिक्स का दूसरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। बेटे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एक मैट्रिक्स का दूसरे मैट्रिक्स के साथ में हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट या सबसे ज़्यादा कहिए तो मैट्रिक्स का यही प्रॉपर्टी है जिसको कि जानना आपको बहुत ज़रूरी है कि एक मैट्रिक्स का दूसरे मैट्रिक्स के साथ में मल्टीप्लाई कब होता है। बेटे अगर एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स के साथ अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये सामान्य जैसे आप जनरल प्लस में माइनस में कर रहे हैं वैसा नहीं होगा। मैट्रिक्स को मैट्रिक्स के साथ में मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ नेसेसरी कंडीशन होते हैं। जब वो नेसेसरी कंडीशन को वो फुलफिल करेगा तभी मल्टीप्लाई पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। तो क्या है वो नेसेसरी कंडीशन? बेटे ध्यान से देखना। मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, दूसरा मैट्रिक्स बी है। ए और बी को हम, यानी दोनों मैट्रिक्स हैं, ध्यान रखना। पहले क्या था, मैट्रिक्स में कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा था, अब यहां पे क्या हो रहा है, दोनों ही मैट्रिक्स है। तो एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स के साथ में मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, कैसे होगा? एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स के साथ में मल्टीप्लाई इजीली नहीं करता है, इसके लिए नेसेसरी कंडीशन है। क्या नेसेसरी कंडीशन है? नेसेसरी कंडीशन ये है कि जो पहला मैट्रिक्स ए है, फर्स्ट मैट्रिक्स जो हमारा ए है, इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए, तभी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। यानी अगर इसका ऑर्डर है m क्रॉस n, ध्यान से देखो, ये थोड़ा छोटा लिख गया है, इसको बड़ा कर दे रहे हैं, m क्रॉस n। ये देखिए
एक ऑर्डर क्या है, m क्रॉस n, यानी इसमें m रो हो गए और n कॉलम हो गए। तो भैया एक मैट्रिक्स का दूसरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल है जब इसमें नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के इक्वल हो। तो इसमें नंबर ऑफ रो हमें कितना लेना पड़ेगा, बिल्कुल ऑब्वियस है, n लेना पड़ेगा। दोनों का नंबर, इसका कॉलम इसका रो इक्वल होना चाहिए। अगर n कॉलम इसमें है तो n रो इसमें होना चाहिए, और इसमें कॉलम कुछ भी हो, b में कॉलम कुछ भी हो सकता है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो मान लीजिए हमने l ले लिया, m n l, यहां पे देखिए m क्रॉस n ऑर्डर है, यहां पे n क्रॉस l है। अब दोनों का जब मल्टीप्लाई होगा तो कैसे मल्टीप्लाई होगा, रो का मल्टीप्लाई कॉलम के साथ में। ध्यान से देखो, a का रो होना चाहिए रो ऑफ a मल्टीप्लाई कॉलम ऑफ b। ध्यान से देखो, रो ऑफ a का रो यानी फर्स्ट रो, और कॉलम ऑफ b का फर्स्ट कॉलम। तो इसका फर्स्ट रो इस b के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेगा। इस तरह से हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो अल्टीमेटली क्या बनेगा, a और b का जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो अल्टीमेटली जो रिजल्ट बनेगा उसका ऑर्डर इसका पहला इसका दूसरा वाला हो जाएगा, यानी m क्रॉस l हो जाएगा। ये देखो, m क्रॉस n क्रॉस l का मल्टीप्लाई हुआ तो रिजल्टेंट क्या बना, AB मैट्रिक्स बना, और AB मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया, m क्रॉस l, यानी m यानी पहले वाले का रो दूसरे वाले के कॉलम के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। इस तरह से आप दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसको हम एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, ये देखिए ये 2 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स है। क्लियर। अब बेटे इसमें हम किसी मैट्रिक्स B से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो उसका ऑर्डर अभी आपने पहले लिखा था क्या, कि इसका जो कॉलम है उतना ही रो होना चाहिए। तो कितने कॉलम है इसमें, 1 2 3, तो कितने रो होने चाहिए, 3 रो होने चाहिए। कॉलम कुछ भी हो सकते हैं उसमें। तो मान लीजिए हमने इसमें 3 कॉलम को ले लिया, 3 रो बना रहे हैं आप। जैसे मान लीजिए हमने लिखा 1 3 5, क्योंकि 3 कॉलम है तो 3 रो होने चाहिए। कॉलम में कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है। तो मान लीजिए अब यहाँ भी हम लिख सकते हैं 0 4 2, ये देखिए ये 3 क्रॉस 2 का हो गया। ये क्या है, 2 क्रॉस 3 है। ये क्या है, 3 क्रॉस 2 है। तो नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3, और यहाँ भी कितने हो गए, नंबर ऑफ रो 1 2 3। ये देखो नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो की इक्वल हो गया। अब मल्टीप्लाई पॉसिबल है। तो मल्टीप्लाई कैसे होगा, रो का मल्टीप्लाई करते हैं कॉलम में, रो के फर्स्ट एलिमेंट का कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से, सेकंड का सेकंड से, थर्ड का थर्ड से, इस तरह से मल्टीप्लाई होगा। तो चलिए यहां पे हम इसको हटाते हैं और इजी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, बहुत आसान तरीका बेटे हम बता रहे हैं। आप इस रो को उठाइए, इस कॉलम को उठाइए और इस रो के ऊपर रख दीजिए, यानी 1 3 5 को यहां लिख दीजिए 1 3 5, या पेंसिल से लिख सकते हैं। और ये जो नीचे हमारे एलिमेंट्स हैं, जो ये 2 रो वाले एलिमेंट्स हैं, इनको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके रखते जाओ। 1 का 1 में मल्टीप्लाई क्या होगा, 1 इंटू 1 लिखिए, फिर 3 इंटू 2 लिखिए, और फिर 5 इंटू 3 लिखिए। ये देखिए फर्स्ट रो से हो गया मल्टीप्लाई। अब इसी तरह से सेकंड रो का इसमें भी मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 का 1 के साथ, यानी 1 इंटू 4, फिर 3 इंटू 5, और फिर 5 इंटू 6 हो गया, यानी फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो गया। अब यही काम सेकंड कॉलम के साथ करेंगे। तो जब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड कॉलम बनेगा। फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो देखो फर्स्ट कॉलम बन गया, और सेकंड से करेंगे तो सेकंड मल्टीप्लाई। अब बेटे इसमें जो करना होता है वो क्या करना होता है, जो हमने मल्टीप्लाई किया, क्या इनको ऐसे छोड़ देंगे, नहीं, इनके बीच में आप प्लस का साइन लगाओगे। ध्यान से समझो, जब मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो उनको आपस में क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। अब आप इस फर्स्ट वाले कॉलम को यहां से हटा दो और सेकंड वाले कॉलम को इसके ऊपर रख दो। तो 4 ऐसे इसको ला करके ऐसे रख दो, तो ये 0 आ गया यहाँ पे, 4 आ गया यहाँ पे, और 2 आ गया यहाँ पे। पेंसिल से करना है, कोई दिक्कत नहीं है, पेंसिल करके मिटा देना फिर से। अब जो काम हमने यहाँ पे किया था वही काम यहाँ करना है। फिर मल्टीप्लाई करो तो सेकंड कॉलम तैयार हो जाएगा। ये देखो 1 का 0 के साथ मल्टीप्लाई करो, 0 इंटू 1,
फिर 4 इंटू 2, फिर 2 इंटू 3, ये देखो हो गया। फिर नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दो, 0 इंटू 4, 4 इंटू 5 और फिर 2 इंटू 6, ये हो गया। लेकिन फिर क्या करना था, बीच में जो गैप हमने छोड़ा है, क्यों छोड़ा है, उसके जगह पे क्या करना है, प्लस करना है। तो इनको प्लस कर दो, ये देखो कर दिया प्लस। अब बंद कर दो, ये देखो। अब जो रिजल्ट है आपके सामने आ गया। क्या, अब इनको प्लस करके लिखो, 1 का 1 में मल्टीप्लाई, 1 प्लस 6 प्लस 15, क्लियर। यही काम नीचे, 1 इंटू 4, 4 प्लस 3 इंटू 5, 15 प्लस 5 इंटू 6, 30, क्लियर। यही काम यहाँ पे करो, 0 इंटू 1, 1, 4 इंटू 2, 8, 2 इंटू 3, 6, 0 इंटू 4, 0। फिर बेटा 0 इंटू 1 0 है, ये सॉरी ये 0 है। 0 इंटू 4, 0, 4 इंटू 5, 20 और 2 इंटू 6, 12, क्लियर। ये देखो क्या रिजल्ट आ गया, इसको आप आगे लिख लेना। अब इनको प्लस कर लो, कितना हो जाएगा 22 को प्लस कर लो, ये कितना होगा 45, 4, 49, ये देखो यहाँ पे 14, यहाँ पे 32, ये देखो ऑर्डर क्या बन गया 2 क्रॉस 2। अल्टीमेट रिजल्ट जो आया उसका ऑर्डर क्या हो गया, देखो इसमें क्या था, फर्स्ट नंबर 2 है तो 2 आ गया, इसका सेकंड नंबर 2 है तो इसका 2, ये देखो। यानी मल्टीप्लाई करने के बाद फर्स्ट वाले का फर्स्ट नंबर और सेकंड वाले का सेकंड नंबर ऑर्डर बन जाता है, किसका, रिजल्टेंट मैट्रिक्स का। इस तरह से आपका एक मैट्रिक्स का दूसरे मैट्रिक्स के साथ में मल्टीप्लाई पॉसिबल है। और उसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है, नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ रो इन सेकंड मैट्रिक्स, तभी हमारा मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा, पॉसिबल होगा मल्टीप्लाई, अदरवाइज नहीं होगा।